हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड फाइनली फिर से हम यकीन बैच में स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस बेटा, हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर अपना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है। क्लियर? वन बाय वन हम सारे फिर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टारगेट है, आज जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम कवर करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, दैट कि इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वो सारी चीज आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है बेटा। स्टार्ट करते हैं दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम क्लासिफिकेशन यानी कि पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो हमें एक चीज तो क्लियर है कि क्या होते हैं ये ब्लॉक्स। उस पूरी पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्लियर? यहां हम पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां तक होते हैं और होते क्या है। क्लियर? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो ऐसे एलिमेंट्स आते हैं बेटा, दोज एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in n-1 d सबशेल या ऑर्बिटल। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो उस पूरी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर क्या बेटा? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर बेटा? क्योंकि यहां पर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो सभी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 3 और 12 तक, यहाँ पर कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं, उनकी पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, क्योंकि एस ब्लॉक क्या होते हैं बेटा? ग्रुप 1 और ग्रुप 2, पी ब्लॉक ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स कौन से पीरियड्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा? दैट इज 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। ये एलिमेंट्स इस तरीके से इन पीरियड्स में पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं बेटा। 4th पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं 3D सीरीज। इन्हें सीरीज क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि 4th पीरियड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम जिस सबशेल में भरते हैं, जिस ऑर्बिटल में भरते हैं, वो होता है हमारे पास 3D। तो इसे हम बोलते हैं 3D सीरीज। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा कि इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। वहीं पे बेटा जो 5th पीरियड के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो कहां प्रेजेंट होते हैं? उन्हें हम बोलते हैं दैट इज 4D सीरीज, एंड दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और नेक्स्ट बेटा 6th पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम 5D के अंदर भरते हैं लास्ट में। तो ये 5D सीरीज, और इन्हें हम बोलते हैं दैट इज 3rd ट्रांजिशन सीरीज। 7th पीरियड में जो प्रेजेंट होते हैं, जो 6D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, उन्हें हम कम से कम डिस्कस करते हैं, उसका इतना सिग्निफिकेंस भी नहीं है, और उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी डिस्कवरी भी नहीं हुई है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में
प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स होते हैं इस तरीके से ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक प्रेजेंट होते हैं, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। क्लियर? वन बाय वन हम इन सब एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे बेटा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। d orbitals are progressive filled in each of the 4 long periods। कौन कौन से पीरियड्स है बेटा जिनमें ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? अभी हमने डिस्कस किया पहली सीरीज डी ब्लॉक की, कौन से आती है बेटा? 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। यहां पर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिल्ड फ्रॉम 4th पीरियड, पहला डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज कैंडियम, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है बेटा? 4th पीरियड में। नेक्स्ट बेटा, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी अभी हम लिखवाएंगे बेटा आपको। नेक्स्ट बेटा, जनरली मोस्टली सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? मोस्टली ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? सारे के सारे ये मेटल्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास लास्ट में जो हम डी सब शेल को भरते हैं तो वहां पर वो अगर पार्शियली फिल्ड होता है या इनकम्प्लीट होता है किसी भी तरीके से ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, तो उस केस में वो कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? पहली बात तो ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट बेटा, जब भी हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, और अगर उसका डी सबशेल इनकम्प्लीट है या पार्शियली फिल्ड है या उसकी किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो क्या होते हैं बेटा? द वन विच हैज इनकम्प्लीटली filled d orbitals, incompletely filled d orbitals in its ground state or any of its oxidation state। अपनी और भी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसमें वो एग्जिस्ट करता है वहां पर भी अगर उसका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम बोलेंगे यहां पर दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट इज द रीजन कि ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह कंसीडर क्यों नहीं होते बताते हैं बेटा। जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी पहुंचेंगे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें याद है, 3D सीरीज का हमने पीरियोडिक टेबल में भी लिखा था। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? दैट इज 3d10 4s2। अब अगर हम बात करें इसके डी सबशेल की तो वो फुल्ली फिल्ड है, वो किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट नहीं है। अब यहां पर जिंक जो है ग्राउंड स्टेट में तो इसका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। अगर हम बात करें इसका एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि जब हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दें या जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, तो Zn+2 में भी एग्जिस्ट करता है। Zn जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे 4s से, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे तो भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? 3d10। अब भी ये फुल्ली फिल्ड है, अब भी ये फुल्ली फिल्ड है, यानी कि ना तो ये ग्राउंड स्टेट में अपने डी ऑर्बिटल को पार्शियली फिल्ड रखता, ना ही ये अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल को पार्शियली फिल्ड रखता। हर केस में इसका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि दैट जिंक, कैडमियम, मरकरी, these are not considered as transition elements। इन्हें हम टिपिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा अगर मैं बात करूं जिंक की तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखवाई दिया। सेम उसी तरीके से बेटा कैडमियम, कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s2। अगर कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है तो भी उसका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। एज इट इज बेटा मरकरी जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 5d10 6s2,
यहां पर मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होगा, तब भी उसका d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होगा। तो ड्यू टू पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, these d block elements are known as transition elements. Rest, zinc, cadmium, mercury are not considered as transition elements. ये ग्रुप 12 में प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे, इन्हें मैं आपको अभी रिप्रेजेंट भी करके बता दूंगी, ठीक है बेटा। तो अब हमने जो जिक्र किया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो इन्हें प्रॉपर जगह आज तक नहीं मिली हुई है, लेकिन स्टिल ये कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 3 में, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। कहां कहां पर बेटा? 6th पीरियड और 7th पीरियड में। 6th पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? लैंथेनॉइड्स। और 7th पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा क्या? दैट इज एक्टिनॉइड्स। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में, और इसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं? दीज आर दोज इन विच 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। जब हम 6th पीरियड में एलिमेंट्स को फिल अप करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 4f ऑर्बिटल में, और जब हम 7th पीरियड एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लिखेंगे आगे जाकर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बेटा 5f के अंदर। प्लेस्ड बिलो द टेबल इन 2 लॉन्ग पीरियड्स। आप इसको एनसीईआरटी में देखो या कहीं पर भी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे लास्ट में लिखा हुआ होगा, लेकिन इसकी क्या पोजीशन होती है ये मैं भी आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। क्लियर? फॉर्मल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3 बट टेकन आउट। फॉर्मल मेंबर्स क्यों बोला बेटा? क्योंकि ग्रुप 3 में इनको पोजीशन दी गई है, सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन ग्रुप 3 है। फॉर्मल इसलिए क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए दी गई है तो वो पीरियोडिक टेबल के बाहर ही। क्लियर? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम बोलते हैं दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फिर से, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो हमने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। ग्रुप 3 to 12 होते हैं, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। इन्हें हम ट्रांजिशन नेम देते हैं। क्यों देते हैं बेटा? ओनली बिकॉज ऑफ द, पहला रीजन तो बता ही दिया मैंने आपको, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ये सेपरेट कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन ला रहे हैं। दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आने की वजह से बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आए हैं ग्रुप 13, 14, 15 यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनका कितना होता है? दैट n-1 d 1 to 10 ns 1 से लेकर 2। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा? n-1 d 1 to 10। अब आपको यहां पर कहीं कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, पुरानी और नई एनसीईआरटी में भी कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। क्या कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा बेटा? कहीं पे तो आपको ये लिखा हुआ मिलता है और कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिलता है n-1 d 1 to 10 ns 0 से 2। बेटा आप अभी दोनों को करेक्ट मानकर चलो। क्यों? क्योंकि जब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4D सीरीज में कुछ एलिमेंट्स ऐसे आते हैं जहां पर ns यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इस केस में हम मोर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो नीचे वाला मोर करेक्ट है, लेकिन कहीं कहीं पर ऊपर वाला भी एनसीईआरटी में मेंशन है। दोनों कभी साथ में ऑप्शन में नहीं आएंगे, बट फिर भी अगर आपको करेक्ट जानना हो तो यही वाला करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? जब भी हमें किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, यहाँ पर n हमें क्या बताता है? यहाँ पर n हमें बताता है पीरियड नंबर के बारे में, यहाँ पर n हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब हमने पढ़ा हुआ है।
अगर हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अगर हमें उसका पीरियड पता है तो। क्लियर बेटा? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया आपको क्या होता है। 3D सीरीज के लिए, अब 3D सीरीज के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, अभी मैं सारी सीरीज भी लिख देती हूँ आपको। स्कैंडियम टू जिंक इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D 1 to 10, 4s 1 to 2। अब इस केस में 3D 1 to 10 यानी कि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर होते हैं, 4s 1 से 2 होता है। 4D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 4D सीरीज में होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 5D सीरीज में होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 6D सीरीज में होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अलग अलग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। ये 4D सीरीज जो है ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट होती है बेटा? दैट इज 4th पीरियड में प्रेजेंट होती है। ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट होती है? 5th पीरियड, ये 6th पीरियड और ये 7th पीरियड में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब मैं आपको इन्हें ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ बेटा ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप नंबर और यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीरियड नंबर। मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ बेटा सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो हमारे पास क्या क्या ग्रुप नंबर है बेटा? देखना, दैट इज ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और कौन से पीरियड्स में प्रेजेंट है बेटा? 4th पीरियड, 5th पीरियड एंड 6th पीरियड। क्लियर? तो 4th पीरियड में जो प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं दैट इज 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर? तो यहां पर कहां से प्रेजेंट होते हैं बेटा एलिमेंट्स? दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहां क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, आग में कूद। सब याद भी करवा देंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा, ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना। हमारे पास ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हमारे पास ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 पीरियोडिक टेबल, और ये 4th, 5th और 6th पीरियड। 7th पीरियड में भी होते हैं, मैंने उन्हें वहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा? एक बार मैं जल्दी से नाम पढ़ के बता देती हूँ। सिंबल्स आपको याद रखने हैं, नाम भी आपको याद रखने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद रखना है। क्लियर? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बेटा देखो, एलिमेंट्स याद होंगे, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर याद होगा, तो प्रॉपर्टीज याद करना इजी होगा, प्रॉपर्टीज कंपेयर करना इजी होगा, और हमें वो चीजें करनी है इस चैप्टर में। क्लियर? तो इसलिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर पता होना चाहिए कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, उन्हें कैसे अरेंज किया गया है। क्लियर बेटा? याद कैसे करना है? शक्तिमान, करे, मना, फिर क्यों निकले, कॉपर, जिंक। क्लियर? नेक्स्ट, यारी, जरा, निभा, येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। क्लियर? नेक्स्ट, लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्लियर? ये एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बेटा, हम जो कह रहे थे ना कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल बेटा, इसके नीचे एक्टिनॉइड्स भी होते हैं 7th पीरियड में। तो यहां पर हमारे पास जस्ट आफ्टर लैंथेनॉइड्स ग्रुप नंबर 3 में ही प्रेजेंट होते हैं बेटा क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने देखा होगा लैंथेनॉइड्स कहां से स्टार्ट होते हैं? लैंथेनम से, बट लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैम उन्हें लैंथेनॉइड्स बोलते क्यों हैं? हमने उनको यहाँ पे अरेंज कर दिया है। लैंथेनम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही प्रेजेंट होता है, तो वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। फर्स्ट जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है वो सीरियम होता है।
नेक्स्ट बेटा सेम एज इट इज इधर एक्टिनियम, तो इनकी फॉर्मल पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में कि ये थर्ड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, दिखते नहीं है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमने क्या लिखा, n-1 d 1 to 10 ns 0 से लेकर 2। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से क्या देखना है कि फोर्थ पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है, तो पीरियड नंबर ही रिप्रेजेंट करता है ये n। अगर मैं n की जगह 4 रखूं तो n-1 क्या हो जाएगा 3, तो क्या आ गया बेटा 3d4s। तो बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स भरते चले जाना 3d के अंदर, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d1 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम आना चाहिए था 3d4 4s2, बट इसमें d4 नहीं होता ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, मैग्नीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2, कॉपर 3d10 4s2, जिंक 3d10 4s1, इसके अंदर 3d10 4s1, इसके अंदर 3d10 4s2। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर होता है यट्रियम में। अब इसमें ये सबसे पहले आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, तो मैं ट्रिक लिखवा देती हूँ बेटा, दैट इज शक्ति। आई थिंक मैंने ये आपको वहां पर भी करवाया है, पीरियोडिक टेबल में भी करवाया है, बट कोई बात नहीं, जिनको न याद हो वो यहाँ पे देख लेना बेटा। क्या ट्रिक है याद करने का, दैट इज शक्तिवान करे मना, करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। नेक्स्ट बेटा 5d सीरीज, इसको 4d सीरीज बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में भरा जाता है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, दैट यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद। क्लियर। उसी तरीके से बेटा लास्ट हमारे पास जो ये 5d सीरीज है जो कि 6th पीरियड में प्रेजेंट है, उसे याद करने का ट्रिक क्या है, दैट इज ला हफ्ता रे ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। क्लियर। ये हमारे पास एलिमेंट्स है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वी कैन से इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 3d सीरीज का, तो आपको पूरी सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा 4d सीरीज की और 5d सीरीज की, तो यहां पर आपको याद रखना है लास्ट के 3 का। फॉर एग्जांपल पैलेडियम का, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4d10 5s0, सिल्वर का 4d10 5s1, कैडमियम का 4d10 5s0। क्लियर। सेम उसी तरीके से बेटा यहां पर भी लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट है। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो इन एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस हम बनाएंगे, बाकी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे काम नहीं आने वाला, बट इनका याद रखना है आपको। इसका कितना होता है बेटा, प्लैटिनम का 5d9 6s0, इसका 6s1, इसका 5d10 6s1, इसका 5d10 6s2। देख लो बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इनके याद रखने हैं, जो याद रखने थे इसलिए मैंने उसको हाईलाइट करके लिखवा दिया है, दैट इज पैलेडियम
सिल्वर, कैडमियम एंड प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। बाकी आपको सबके पता ही है, 3D सीरीज आपको पूरा याद रखना है, एक बार मैं अलग से भी बता दूंगी इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है और ये एस और बी ब्लॉक को सेपरेट करते हैं। यहां पर इन्हें ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सीरीज में प्रेजेंट है। तो पहला डी ब्लॉक एलिमेंट हम फिलअप करना स्टार्ट करते हैं फोर्थ पीरियड से। तो फोर्थ पीरियड इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसे 3D सीरीज भी बोलते हैं। फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट होते हैं और इसे हम और क्या बोल देते हैं, इसलिए इन्हें हम बोल देते हैं दैट इज 3D सीरीज। इसी तरीके से इन्हें क्या बोल देते हैं बेटा, 4D सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में प्रेजेंट होता है। इन्हें क्या बोल देते हैं बेटा, 5D सीरीज। ये इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें काफी चीजें देखने में हेल्प करेगा जब हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन अब हम सारी प्रॉपर्टीज को कवर करना शुरू करते हैं। बेटा आप एक बार इन्हें देख लीजिए अच्छे से, एक बार अच्छे से इन्हें देख लीजिए। यस बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ इनको कैसे अलग अलग उसमें रिप्रेजेंट कर रखा है। 3D सीरीज में आपको पूरा लिखवा दूंगी, क्लियर। तो 3D सीरीज जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई थिंक मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। बेटा 3D सीरीज तो आपको पूरी याद होनी चाहिए, क्लियर। 3D सीरीज जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, जो कि प्रेजेंट होती है फोर्थ पीरियड, क्लियर। एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपको याद होने चाहिए। क्या एलिमेंट्स है हमारे पास, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पहले कौन सी नोबल गैस आती है बेटा, इनसे जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आती है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है। 21 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, 18। 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, दैट इज आर्गन। तो सभी के आगे ब्रैकेट में हम आर्गन लिखेंगे, जिससे हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल जो 18 है। उसके बाद हमें सिर्फ इसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। याद करने का ट्रिक बेटा बता ही दिया है, शक्तिमान करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। बेटा अब तक भी अगर आपने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ना किया हो तो अब याद कर लेना, क्लियर। इसमें याद क्या रखना बेटा, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक तो D4 नहीं आता और एक D9 इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता ही नहीं है, क्लियर। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता ही नहीं है। अब लिख दो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले स्कैंडियम 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, D4 आता ही नहीं है। उसके बाद 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 क्योंकि D9 तो आता ही नहीं है, 4s2, 3D4s1, 3D10 4s2। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 3D सीरीज का, याद रखना है, बिल्कुल बहुत काम आने वाला है बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, जिसमें 3D सीरीज का तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब हम बात करते हैं बेटा 4D सीरीज की, दैट इज द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि D3 नहीं आता और इसमें D9 नहीं आता। जैसे वहां पर D4 और D9 नहीं आता, यहाँ पे D3 D9 नहीं आता। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। इसे हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। और ये कौन सी सीरीज है बेटा, ये है हमारे पास 4D सीरीज, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ भर रहे हैं बेटा, 4D के अंदर भर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये इनका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो कहाँ से शुरू होती है बेटा 4D सीरीज, दैट इज ये ट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 होता है से लेकर कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 48 होता है। क्लियर? तो ये ट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D1 5s2, 4D2 5s2, 4D4 5s1, 4D5 5s1। यहां पर बेटा नवाब से लेकर चांदी तक एक्सेप्शन है। अगर आप एक्सेप्शन की बात करो तो 3D सीरीज में बस दो ही एक्सेप्शन है। कौन कौन सा, कॉपर और लास्ट में क्या होता है बेटा, क्रोमियम। तो यहां पर नवाब से लेकर चांदी तक आपको एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो मैम क्या एक्सेप्शन हमें याद करना है? नहीं बेटा, याद नहीं करना, बस ध्यान में रखना है कि हाँ जी बिल्कुल नवाब से लेकर चांदी तक, चांदी मतलब सिल्वर, एक्सेप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा लास्ट के 3 का आपको याद रखना है, मैंने आपको बता ही दिया था, 4D10 5s0, 4D10 5s1, 4D10 5s2। लास्ट के 3 का आपको याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर बेटा? नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दैट इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और ये कहां से कहां तक होती है बेटा, ये हमारे पास कौन से पीरियड में प्रेजेंट है बेटा, ये हमारे पास प्रेजेंट है 6th पीरियड में। कहां पर बेटा, 6th पीरियड में प्रेजेंट है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 5D सीरीज। ये कहां से कहां तक है, लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है से लेकर ये मरकरी तक है जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। क्लियर? यहां पे आपको क्या याद रखना है कि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ध्यान रखना बेटा इसमें D8 नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। तो अगर हम बात करें 3D सीरीज की तो उसमें क्या नहीं होता बेटा, D4 D9। 4D सीरीज की वहां पर D3 D9 और यहाँ पर D8 नहीं होता। लास्ट के 3 का याद रखना, 5D9 6s1, 5D10 6s1, 5D10 6s2। क्लियर? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, लैंथेनम, हॉफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 80 तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 5D1 6s2, 5D2 6s2, 5D3 6s2, 5D4 6s2, 5D5 6s2, 5D6 6s2, 5D7 6s2, 5D9 6s2, 5D10 6s1, 5D10 6s2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर ये जो लैंथेनम होता है ना बेटा, यहीं पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे लैंथेनॉइड्स। क्लियर? इनके साथ ही बट उन्हें नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर पोजीशन कभी पूछी जाए एव ब्लॉक एलिमेंट्स की तो वो ग्रुप नंबर 3 में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया बेटा तीनों सीरीज के एलिमेंट्स को। तीनों सीरीज के एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन जिन का मैंने बताया है वो आपको याद रखना है। रेस्ट अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेटा अभी हमने जाना डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। हम अब सिर्फ बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज इज ऑल अबाउट उनकी एटॉमिक रेडियस हो गई, क्लियर, उनकी एटॉमिक रेडियस हो गई या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा, मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आना चाहिए, वो आएगा तभी हम आगे की प्रॉपर्टीज को पढ़ पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस में यही क्वेश्चन दिया है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एटम्स और आयंस। क्या दिया है बेटा, पहला हमें दिया है दैट इज आयरन। एटॉमिक नंबर शुड बी ऑन द टिप्स। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 26। आप अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो भी करेक्ट है,
डिटेल में लिखोगे वो भी करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। आप चाहो तो ऐसे लिखो, आप चाहो तो ऐसे लिखो, आर्गन 3d6 4s। कि आर्गन में आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आपको क्या दिया था? दैट इज Zn प्लस, क्या दिया था? Zn प्लस। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, प्लस 2 हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 28 हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 3d10 4s2। तो Zn प्लस 2 का क्या हो जाएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, s में से निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3d10। आगे आर्गन लिख लेना। ठीक है? नेक्स्ट हमको दिया है बेटा आयरन प्लस 3। इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखो बेटा। आयरन प्लस 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होता है बेटा? आर्गन 3d6 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2s में से, 1 d में से, क्या बच गया? आर्गन 3d5। नेक्स्ट बेटा स्कैंडियम प्लस 3। स्कैंडियम प्लस 3, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन ब्रैकेट में 3d1 4s2। तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d0। क्लियर? नेक्स्ट बेटा पैलेडियम प्लस 2। अब मैंने आपको कहा था लास्ट के 3 याद रखना। तो पैलेडियम कहाँ प्रेजेंट था बेटा? रहा पड़े आग में कूद। देखो ये प्रेजेंट है पैलेडियम, कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज 4d सीरीज। थर्ड लास्ट एलिमेंट क्या था बेटा? 4d10 5s0। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा? 4d10 5s0। तो पैलेडियम प्लस 2 है, 4d10 5s0, तो ये क्या हो गया बेटा? 4d8। क्लियर? और ब्रैकेट में कौन सी नोबल गैस आ जाएगी बेटा? आर्गन के बाद कौन सी आती है? दैट इज क्रिप्टन 36। क्लियर है? तो यहां पर हमने सिंपल अभी तक जो पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड हमें सारी चीजें करनी आनी चाहिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा था कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। पढ़ा था हमने कि रेडियस 3 तरीके की होती है, कोवेलेंट, मेटालिक एंड एटॉमिक। यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो अगर हम रेडियस को कंपेयर करें तो पीरियोडिक टेबल में बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट है, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट है और फिर पी ब्लॉक एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट जाने पर अलोंग द पीरियड जाने पर शेल नंबर जब सेम होता है, सब शेल नंबर सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो उस केस में साइज डिक्रीज होता है। इस चीज को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? साइज डिक्रीज होता है। तो इतना तो पता है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है, फिर डी ब्लॉक का होता है और फिर पी ब्लॉक का होता है, अगर हम किसी भी पीरियड में चल रहे हैं तो। वहीं पे बेटा ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें, ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है बेटा? 3d 4d 5d सीरीज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस पहले तो डिक्रीज होती है मिडिल तक, और फिर कांस्टेंट होती है, और फिर इंक्रीज होती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। अब ये क्या हुआ है इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक रेडियस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी सीरीज की? 3d सीरीज की। और 3d सीरीज में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा? जल्दी से उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हमारे पास एलिमेंट्स है 3d सीरीज के अंदर। सारे के सारे कहां प्रेजेंट है? सारे के सारे 4th पीरियड में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बेटा? सारे के सारे 4th पीरियड के अंदर प्रेजेंट है।
एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो स्कैंडियम का क्या होता है बेटा 3d1 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2, वैनेडियम 3d3 4s2, यहाँ पर क्रोमियम 3d5 4s1, यहाँ पर 3d5 4s2, यहाँ पे 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। ये हमारे पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बेटा जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, कहां से कहां तक, जब हम चलते हैं अलोंग द पीरियड स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, तो यहां से यहां चलने पर क्या हो रहा है, अलोंग द पीरियड चलने पर क्या हो रहा है बेटा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल हाँ जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। ये सिग्मा क्या होता है बेटा, ये होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। और ये एक तरीके से किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और अगर पीरियड नंबर सेम है, शेल नंबर सेम है, तो सब शेल नंबर भी सेम है। सब शेल नंबर सेम है तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन सेम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हो रहा। अब इस केस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर अट्रैक्शन क्या हो रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ इंक्रीज हो रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इनिशियली साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यानी कि इनिशियली हमारी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट हो रहा है किस पे बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। लेकिन जब हम मिडिल स्टेज की बात करें, यानी कि जब हम बात करें आयरन कोबाल्ट और निकल के लिए, आयरन कोबाल्ट और निकल में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे दो फैक्टर एक साथ वर्क कर रहे हैं। यहां पर कौन से दो फैक्टर एक साथ वर्क कर रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। अभी तक डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। अब इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जो दूसरा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, यहां पर दोनों का कांस्टेंट है। यानी कि यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई बेटा, 3d5 था, अब यहाँ पे हो गया 3d6 4s2। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, रिपल्जन। रिपल्जन होगा तो क्या होती है, दूरियां बढ़ती हैं, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर दो फैक्टर डोमिनेंटली एक साथ वर्क कर रहे हैं। एक हो गया हमारे पास कौन सा बेटा, कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज होना चाहिए था, और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो यहां पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट नहीं है बेटा, दोनों फैक्टर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से साइज डिक्रीज होगा, और क्या बेटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होने की वजह से साइज इंक्रीज होगा। यानी कि यहां पर साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, साइज कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना यहां पर साइज डिक्रीज होता है उतना ही साइज यहां पर इंक्रीज होता है। तो ये जो आयरन कोबाल्ट और निकल है, इनका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, इसलिए इन्हें फेरस अलॉयज भी बोलते हैं। लेकिन लास्ट में जब हम आते हैं किसकी तरफ बेटा, कॉपर और जिंक की तरफ,
यहाँ पर अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है बेटा, 3d10 4s2, 3d10 4s1 एंड 3d10 4s2। यहाँ पर d जो है उसके पांचों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फुल्ली फिल्ड है। तो यहाँ पर रिपल्सन डोमिनेट होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है बेटा, रिपल्सन dominates over effective nuclear charge, Z effective nuclear charge, जिस वजह से साइज यहां पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि पहले तो साइज डिक्रीज होता है, फिर साइज कांस्टेंट रहता है, एंड एट लास्ट साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो ये एक्सेप्शन है ट्रांजिशन सीरीज में। ये एक्सेप्शन हमें ऑब्जर्व होगा 4D में भी 5D में भी, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा 3D सीरीज का एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन। इनिशियली साइज क्या होता है बेटा, इनिशियली साइज डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर इंक्रीज होता है, लेकिन हमें याद रखना है ओवरऑल ऑर्डर। तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या है बेटा 3D सीरीज का, सबसे ज्यादा स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, मैग्नीज और जिंक अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, देन वेनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, फेकोनी का लगभग बराबर होता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रेडियस है बेटा, एक बार इसे ध्यान से देख लेना बेटा। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा ये इसकी रेडियस का ऑर्डर आया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। क्या हुआ बेटा, इनिशियली अभी हमने जो लिखा था वही पॉइंट हम रिपीट कर रहे हैं, दैट इनिशियली क्या हुआ है बेटा, इनिशियली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां से लेकर कहां तक, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, दैट इनिशियली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स, क्योंकि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड चलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो इनिशियली साइज क्या होता है बेटा, इनिशियली साइज डिक्रीज होता है। बट इन द मिडिल क्या होता है बेटा, मिडिल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कंपेंसेट कर लेते हैं। सो दैट इन मिडिल क्या, दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और क्या बेटा, दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन compensate each other, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, साइज रिमेन्स कांस्टेंट and at last electronic repulsion dominates over effective न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है बेटा, ये डोमिनेट कर जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, लास्ट में साइज डिक्रीज होता है। क्लियर बेटा, लास्ट में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्लियर है बेटा, दैट इज द रीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये तो हो गया बेटा अलोंग द पीरियड। क्या बेटा, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस आया अलोंग द पीरियड, लेकिन अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, तो अगर हम बात करें बेटा डाउन द ग्रुप तो हम किस तरीके से चलेंगे, हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी सीरीज थी बेटा, दैट इज 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। क्या क्या एलिमेंट्स थे बेटा, स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज में बेटा यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर लैंथेनम, हॉफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो जब हम 3D से 4D की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल, कोई चेंज नहीं है बेटा। जब हम 3D से 4D सीरीज की तरफ जाते हैं तो होना क्या चाहिए था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था। तो 3D का सबसे कम होना चाहिए था, फिर 4D का होना चाहिए था, और फिर 5D का होना चाहिए था। यही होना चाहिए था, क्योंकि क्या हो रहा है, बिकॉज शेल नंबर इंक्रीजेस। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, 3D सीरीज से ज्यादा तो 4D सीरीज का होता है, लेकिन जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ आते हैं, जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ आते हैं तो बहुत ही कम साइज का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं, बट रिलेटिव इंक्रीज from 4D to 5D series is very small due to, किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम इस टर्म के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम अभी हमने पहली बार सुना, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो बेटा क्या होता है, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 3 की, तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर हम बात करें बेटा ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट्स की, तो 3D से 4D, 4D से 5D साइज बिल्कुल इंक्रीज होता है, यानी कि स्कैंडियम, फिर यट्रियम, और लास्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज लैंथेनम। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम 4th ग्रुप, यहां पर क्या होता है बेटा, 4th ग्रुप से जब हम साइज की बात कर रहे हैं 4D से 5D सीरीज, तो यहां पर साइज बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, और 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, इसीलिए इन्हें ट्विंस एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्विंस एलिमेंट भी कहते हैं। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर क्यों होता है और बहुत कम इंक्रीज साइज का यहाँ पर क्यों हुआ, उस बात को हम समझते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जब हम 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ आ रहे हैं, तो 4D से 5D की तरफ आते समय जब हम इस हॉफनियम से पहले की बात करें तो लैंथेनम के बाद यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर हमारे पास 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और ये जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था बेटा, जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करते थे तो उसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते थे। और हमने क्या पढ़ा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अच्छा कौन शो करता है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी और एफ के जो एलिमेंट्स होते हैं ये ना के बराबर नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो उन 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने की वजह से
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर आउटर मोस्ट का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। जब हम 4d से 5d की तरफ आए, माना शेल नंबर बढ़ा, शेल नंबर बढ़ा तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन दूसरा फैक्टर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है। कौन सा दूसरा फैक्टर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है? कि यहां जो 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स है वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, उन्हीं की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ने से साइज कम होता है, शेल नंबर बढ़ने से साइज ज्यादा होता है। जितना बढ़ रहा है उतना कम हो रहा है, तो साइज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स की बात हो तो बिल्कुल सबसे कम स्कैंडियम, फिर यट्रियम और फिर लैंथेनम। लेकिन अगर बात हो फ्रॉम फोर्थ ग्रुप तो यहां से एक्सेप्शन है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के बाद जो हमारे पास 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता बेटा? क्योंकि यहाँ पर 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स का जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से साइज क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो जाता है। साइज जितना डिक्रीज होता है उतना इंक्रीज होता है, साइज रिमेन्स कांस्टेंट। तो 3d के बाद 4d और 5d सीरीज का साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, और यही जो रीजन था उसी को हम कहते हैं दैट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? तो अब इसको मैं वर्ड्स में लिख देती हूँ, एक बार आप इसको देख लो बेटा, अच्छे से समझ लो एक बार, क्योंकि इसकी वजह से सबसे कम साइज हो गया 3d सीरीज वालों का, और 4d और 5d सीरीज का अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाता है फ्रॉम फोर्थ ग्रुप। ये याद रखना बेटा। क्लियर? फ्रॉम फोर्थ ग्रुप। देख लो बेटा एक बार इसको अच्छे से, फिर मैं आपको रीजन लिखवा देती हूं। यस बेटा, तो डाउन द ग्रुप का रीजन हम लिखवा देते हैं, दैट फ्रॉम 3d to 4d series, from 3d to 4d series, size increases as shell number increases, but from 4d to 5d series, down the group, from down the group, from fourth group, from fourth group, size remains constant ड्यू टू दो रीजन है बेटा। रीजन नंबर वन क्या है? शेल नंबर इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। एंड सेकेंड रीजन क्या हो गया बेटा? सेकेंड रीजन क्या हो गया बेटा? बिल्कुल लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बेटा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, that is due to poor screening effect of F block elements। F block elements क्या होते हैं बेटा? F block elements last electron present in F सब शेल। उसकी वजह से क्या होगा बेटा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। तो एट लास्ट क्या होता है बेटा, जितना साइज इंक्रीज होता है उतना साइज डिक्रीज होता है, जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज हुआ, तो साइज रिमेन्स कांस्टेंट। तो डाउन द ग्रुप क्या ऑर्डर आ जाता है, 3D, फिर उसके बाद 4D और 5D का साइज लगभग बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर बात हो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रुप के लिए, फॉर थर्ड ग्रुप, तो बिल्कुल सही है बेटा, सबसे कम 3D, उसके बाद 4D और उसके बाद 5D। तो स्कैंडियम, येट्रियम और लैंथेनम का तो ऐसे होता है, बाकी इन सब का बराबर होता है, इसलिए इन्हें ट्विंस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारे पास डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारे पास डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड जाने पर इनके साइज का क्या ऑर्डर होता है। देख सकते हो बेटा यहाँ पर ये एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेशन है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3D सीरीज को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4D सीरीज को, और लास्ट में ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5D सीरीज को। यहाँ पर ये जो 3D, 4D और 5D सीरीज है, दैट इज 3D सीरीज, दैट इज 4D सीरीज एंड दैट इज 5D सीरीज। 3D, 4D, 5D सीरीज में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है, 5D की होती है, लेकिन 5D और 4D की लगभग कैसी होती है बेटा, बराबर होती है फ्रॉम थर्ड पीरियड। क्लियर? नेक्स्ट बेटा अब हम बात करते हैं इनकी कॉमन सारी प्रॉपर्टीज की। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने अभी सिर्फ डिस्कस किया है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उनकी और प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमें आयनिक रेडियस के रिस्पेक्ट में भी बात करना है। अभी तक हमने सिर्फ एटॉमिक रेडियस की बात की है। तो जब भी हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज रेडियस कंपेयर करना हो, सिंगल फैक्टर अलोंग द पीरियड जाने पर डिक्रीज होता है, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो हमने इंक्लूड करके चलना है। डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है, लेकिन थर्ड ग्रुप के लिए फ्रॉम फोर्थ ग्रुप 4D और 5D सीरीज का साइज एकदम बराबर होता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर बेटा? बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस आयन के लिए मेजर करते हैं, और मेटल्स हैं सारे के सारे डी ब्लॉक वाले, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो उनका साइज क्या होगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनका साइज डिक्रीज होगा। तो ये हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, किसी पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है उसका साइज उतना कम होता है, क्योंकि उसमें से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है। इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज इज गिवन series show progressive decrease in the radius with increasing atomic number। तो ये हमने पढ़ा भी था बेटा पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, that for isoelectronic species, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है बेटा, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो आयनिक रेडियस होती है वो उतनी ज्यादा होती है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, और उतनी कम होती है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? और अगर कंपेयर करना हो विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी कम उसकी आयनिक रेडियस होगी। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस्ड है बेटा पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। क्या होती है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई भी हमारे पास गैसियस एटम है, क्लियर,
तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी होगी उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इस एग्जाम्पल को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसे हमने रामलाल बोला था, इसे हमने पिंकी बोला था। दोनों के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जल्दी से वो सारे फैक्टर्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या फैक्टर्स थे जो आयनाइजेशन एनर्जी को, आयनाइजेशन एंथैल्पी को, आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा क्या फैक्टर्स हुआ करते थे, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। दैट फैक्टर्स, ये रफ में लिखवा रही हूं बेटा, मन हो तो लिख लेना, बाकी तो आपको रिकॉल करने हैं क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के बाद, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हमने वहां पढ़ी हुई हैं। क्लियर? लेकिन हम इसे और रेस्ट चैप्टर्स में इतना रिपीट नहीं करेंगे बेटा। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या फैक्टर्स हैं बेटा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? ये तो क्लियर है कि होती क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब पहली बात बेटा, साइज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साइज अगर छोटा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास होंगे, रामलाल पिंकी और पास होंगे तो उनको अलग करना दूर होगा, अलग करना के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना छोटा साइज होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होती है। नेक्स्ट बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा अलग करना उतना मुश्किल होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। नेक्स्ट बेटा, अगर हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब बाहर की तरफ रिपेल करें, धक्का दें, एक दीवार खड़ी कर दें, उसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। द रिपल्जन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी अगर रिपेल कर रहे हैं तो उसकी वजह से न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ऑलरेडी कम हो रहा है, और अट्रैक्शन अगर ऑलरेडी कम हो रहा है तो दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं, दीवार बीच में खड़ी कर दी है तो अलग करना आसान है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, और वी कैन से इट शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट फैक्टर बेटा, फोर्थ वन, दैट इज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है बेटा, किसी भी शेल की और सब शेल की अगर हम बात करें, अगर शेल नंबर सेम है तो हमारे पास सब शेल्स क्या होती हैं, एस पी डी एफ। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है एज कंपेयर टू पी, तो उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, तो पेनिट्रेशन पावर कहते हैं उससे बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहां पर रिक्वायर्ड है, दैट हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा ये जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं ये स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल क्यों होते हैं, ये स्टेबल होते हैं ड्यू टू, क्यों बेटा, एक तो इनमें होती है सिमेट्री। क्या होती है बेटा, सिमेट्री, एंड एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं बेटा, जिसकी वजह से स्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल है ना वो कुछ लेना चाहता ना वो कुछ देना चाहता, लेकिन हमें तो फिर भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वहां पर कंपैरेटिवली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है।
आ जाते हैं बेटा, बात करते हैं। तो जनरल हम जो बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी की, तो क्या होगा बेटा, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो जो एक्सेप्शन इनके साइज में आया वैसे ही इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इरेगुलर होती है, क्योंकि साइज भी इरेगुलर है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है इनिशियली। However, irregular trend in first ionization energy of 3D metals is due to irregularity in their electronic configuration. उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी है, उसी वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी क्या होती है बेटा, इरेगुलरिटी होती है। क्लियर? तो यहां से हम डिस्कस करते हैं बेटा इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो भी एक्सेप्शंस आते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ, तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस आते हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। डाउन द ग्रुप जाने पर जब हम 3D से 4D की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि साइज यहाँ पर क्या हुआ था बेटा, 3D से 4D जाने पर साइज इंक्रीज हुआ था। साइज इंक्रीज हुआ था तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ये हमारे डीटीपी सर ने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। लेकिन जब हम 4D से 5D की तरफ जा रहे हैं, जब हम 4D से, सर ने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी, जब हम बेटा 4D से 5D की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों, अब समझो ध्यान से। जब हमने बात की थी बेटा किसकी, साइज की, तो हमने क्या कहा था, डाउन द ग्रुप जाने पर फ्रॉम फोर्थ पीरियड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से 4D और 5D वालों का साइज सेम है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 4D और 5D में से न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर? तो जरूर साइज 4D और 5D का बराबर है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा तो था ना। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बड़ा था तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल है, तो उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली 5D सीरीज वालों की ज्यादा होगी। तो क्या ऑर्डर आ गया बेटा, अगर मैं बात करूं 3D 4D और 5D सीरीज वालों की, अगर मैं इनकी कंपेरेबल बात करूं तो यहां पर 3D 4D और 5D सीरीज वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 5D वालों की। 5D के बाद आ जाती है 3D और 3D के बाद आ जाती है 4D सीरीज इन रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? तो 5D देन 3D एंड देन 4D। क्यों बेटा, समझना ध्यान से। यहां पर तो रीजन क्लियर था भाई, 3D से 4D साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। 4D से 5D आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था बेटा, 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स जो हैं, जो कि प्रेजेंट है, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन f में प्रेजेंट होने की वजह से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, यानी कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से रिपेल नहीं कर पा रहे, रिपेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इनर ये जो न्यूक्लियस है उसके साथ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है ना भाई, एटॉमिक नंबर तो बड़ा ही है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. तो डिपेंड करता है बेटा कौन सा फैक्टर कब डोमिनेंट हो जाए. क्लियर? तो मरकरी जो है बेटा, उसकी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, दैट इज 1007 किलो जूल पर मोल. और जो लैंथेनम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होती है, दैट इज 540 किलो जूल पर मोल. क्लियर है बेटा? देख लो एक बार इसे अच्छे से. क्योंकि अगर हमें कंपेयर करना पड़ जाए, मान लो हमें कंपेयर करना है कि भाई ऑर्डर बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का जिंक, कैडमियम और मरकरी का, तो हमें क्या पता है बेटा? जिंक प्रेजेंट है 3D सीरीज में, कैडमियम प्रेजेंट है 4D सीरीज में, मरकरी प्रेजेंट है 5D सीरीज में. क्लियर? तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? 5D वाले की, उसके बाद 3D वाले की, और उसके बाद दैट इज 4D वाले की. तो इनका ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आ जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी इस पे डिपेंड कर रही है. क्लियर? तो ये हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आ गया बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर और अलोंग द पीरियड. क्लियर? यस बेटा. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की. अगर हम अलोंग द पीरियड ही चल रहे हैं तो हम उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्लियर? तो आयनाइजेशन एनर्जी कैन आल्सो बी कंपेयर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी कैन आल्सो बी कंपेयर्ड on the basis of half filled and fully filled electronic configuration because they are stable due to high exchange energy and symmetry. ये क्या होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं. बस यही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. अब इसी के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर भी कर सकते हैं. कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखना बेटा ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी? क्रोमियम की और मैग्नीज की. अगर हम कंपेयर करें क्रोमियम की और मैग्नीज की, क्रोमियम मैग्नीज. क्लियर? तो बेटा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2. अब इस केस में यहां पर जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इस केस में अगर मैं आपको बात करूं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम. यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s से निकलेगा, और यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s से निकलेगा. ये तो क्लियर है. यहां से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आ जाएगा, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है. तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये कंपेरेबल प्रॉपर्टी है बेटा. यहां पर ये हो जाएगा 3d5 4s1. तो कंपैरेटिवली आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी बेटा? फर्स्ट आयनाइजेशन क्रोमियम और मैग्नीज में से किसकी ज्यादा होगी बेटा? मैग्नीज की. किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीज की. लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल चुका है,
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला निकल चुका है। तो अब इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। इसका इलेक्ट्रॉन अब जो निकलेगा वो 3d से निकलेगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा 4s से निकलेगा। और इसका इलेक्ट्रॉन अगर वो दूसरा निकल जाए तो फिर ये स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा और ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा? क्रोमियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीज। वहीं पे बेटा अगर हम बात करें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम कंपेयर करें तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अब इसका कहां से निकलेगा? 3d से, और इसका कहां से निकलेगा? 3d4 से। तो ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो कंपैरेटिवली थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा अगर आपसे आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करवाएगा तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करवाएगा। क्लियर बेटा? इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जल्दी से हम उन्हें कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है? हमने ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है बेटा, बहुत कम प्रॉपर्टीज पढ़ी है। वापस इस फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं। कल इस फ्लो चार्ट को वापस डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वापस हम इस पॉइंट पे आएंगे। तो ये तो सिर्फ 3D सीरीज का मेंशन कर रखा है। 3D सीरीज का ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये आपको पता है, नहीं भी पता हो तो मैंने आपको बता दिया है बेटा। जितना पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट पे प्रेजेंट होता है उतने उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, फिर जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर 3d1 4s2 3d2 3d3 3d4 ये लास्ट तक है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बेटा कल हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑल अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किस चीज के लिए? किसी भी सॉलिड को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर किसी भी सॉलिड को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है तो उसके बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अब बॉन्ड कितने ज्यादा होंगे? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कौन हेल्प करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है आप खुद कंपेयर कर सकते हो। चलो हम इसे कंपेयर कर ही लेते हैं, लिख हम कर लेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल लो, क्लियर? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू गैसियस एटम। तो हमारे पास ये जितने भी मेटल्स हैं इनके बीच में बॉन्ड होगा। अब बॉन्ड कितने ज्यादा होंगे? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी उस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सिंपल, उसकी मेटालिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, उसका मेटालिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक सिंगल कंसेप्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो आप कैसे निकाल सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज कंपेयर कर सकते हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी एज यूजुअल जो अभी हमने डिस्कस किया इर्रेगुलर है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है, लेकिन अभी तक कभी भी पूरा ऑर्डर नहीं पूछा गया, ना आगे पूछा जाएगा। कंपेयर करवा सकता है तो 2 एलिमेंट में या 3 एलिमेंट में कंपेयर करवा सकता है और वो आप आंसर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट मेटालिक आयनिक रेडियस की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी ये हम कल नोट डाउन भी करेंगे और इसे कवर भी करेंगे। क्लियर बेटा? तो आज जो हमने पढ़ा है उसको मैं आपको जल्दी से रिकॉल और रिवाइज करवा देती हूँ। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है आज। हमने इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन देखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स 2 रीजंस की वजह से बोलते हैं। एस एंड पी ब्लॉक को सेपरेट करते हैं, साथ के साथ इनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें क्या, दैट इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज n-1 d 1 से लेकर 10, ns 0 से लेकर 2,
दैट इज मोर करेक्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमने बात की थी कि हमारे पास यहाँ पर जो कुछ एलिमेंट्स है लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो है बेटा आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन्हें हम फेरस एलॉयज भी बोलते हैं। क्या बेटा? इन्हें हम फेरस एलॉयज भी बोलते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज भी लगभग बराबर सेम शो करते हैं। कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं, इनका साइज लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट ट्विन्स एलिमेंट्स होते हैं 4D और 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स। 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो 3D सीरीज में आपको जो याद रखना है एक्सेप्शन कहां से लेकर कहां तक था, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये होते हैं। 21 से लेकर 30 तक ये एलिमेंट्स होते हैं। इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में भरते हैं इसलिए 3D सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट हमने 4D सीरीज के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या की थी, लास्ट के 3 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, 4d10 5s0, 4d10 5s1, 4d10 5s2। क्लियर? ये कहाँ तक होते हैं, ये ट्रियम 39 से लेकर ये 48 तक हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमने बात की थी दैट इज 5D सीरीज। 5D सीरीज लैंथेनम से लेकर कहां तक हमारे पास प्रेजेंट होती है, मरकरी तक। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास एलिमेंट्स थे, इन्हें आपको याद रखना है। उसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन जिनका है लास्ट के 3 इसके भी याद रखना बेटा। फिर हमने बात की इनके रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो एटॉमिक रेडियस जनरल ट्रेंड को फॉलो करता है। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियस, क्लियर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट क्या होता है बेटा, पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है, फिर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और लास्ट में क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन आपको बताई दिया बेटा। डाउन द ग्रुप जाने पर 3D, 4D और 5D ये साइज होता है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रुप वालों के लिए। लेकिन फ्रॉम फोर्थ ग्रुप हमारे पास रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, 3D और 4D और 5D का लगभग बराबर होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दैट इज द कंक्लूजन। क्लियर? उसके बाद हमने बात की थी सिंपल आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को मेनली यहाँ पर हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, सब अगर डाउन द ग्रुप जाए तो 5D, फिर 3D और उसके बाद 4D, क्योंकि 3D और 4D में से तो 4D वाले की और 3D वाले में से किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इसलिए 3D की ज्यादा होती है। लेकिन 4D और 5D में से 5D की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कैसी होती है बेटा, ज्यादा होती है। क्लियर? ये कंक्लूजन है बेटा आज की क्लास का। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है, जब स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा कम ड्यूरेशन का रखा है, सिर्फ 1.5 घंटे का रखा है, लेकिन कल हम और भी मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे। थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लेना बेटा अपना पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, गो थ्रू हो जाना, ताकि हमें हर प्रॉपर्टी को फिर से आपको डिटेल में ना पढ़ाना पड़े। फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, रेडियस के ये पॉइंट्स हैं, ये फिर से रिपीट हुए, ये फिर से रिपीट ना हो, तो एक बार पीरियोडिक टेबल फिर से पढ़ लेना बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से स्टार्ट हो रही है। केमिकल बॉन्डिंग पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर था, लेकिन हमें और भी कुछ चैप्टर्स ऐसे कवर करने हैं जहां थ्योरी ज्यादा है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है बेटा, रोज मैं आपको जितना जितना पढ़ाऊं आप रिवाइज करके आना। एज यूजुअल हम केबीसी राउंड रखेंगे, हम बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कल की क्लास में पहले मैं थोड़ा पढ़ाऊंगी, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब हमारी रिकॉर्डेड क्लास है तो हम क्वेश्चंस और डाउट्स जो हैं वो चैट के थ्रू आपके ले लेंगे। रेस्ट जिस दिन मुझे आपके PYQs कराने होंगे उस दिन हमारा लाइव सेशन होगा। और भी अगर मेरी शाम को अगर पॉसिबिलिटी होती है कि मेरी लाइव क्लास नहीं है दूसरे बैच में, तो मैं आपको लाइव भी ले लूंगी। ठीक है बेटा? बट ये बैच रिकॉर्डेड है, पहले भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आया था कि मैम आप लाइव ले लेते हो, ये रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड वाले बच्चे रिकॉर्डेड चाह रहे थे, बट डजंट मैटर, अपन को पढ़ने से मतलब है। ठीक है? तो आज बेटा फाइनली फिर से इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है, तो उसी जोश के साथ फिर से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है, और इनऑर्गेनिक का फियर अपने दिमाग से निकाल देना बेटा। इसको हमें अपनी कंट्रोल में करना है, मैंने हमेशा बोला है और फिर से बोलूंगी बेटा,
कोई भी चीज बेटा टफ तब तक है जब तक हमने उसे किया नहीं है। तो हम उसे इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से करेंगे कि वो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। आज हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपका होमवर्क है, शुड बी ऑन द टिप्स, 3D सीरीज का पूरा ऑन द टिप्स। 4D और 5D में लास्ट 3 के याद रखना, सभी एलिमेंट्स के नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उन एक्सेप्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आज हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस। कल हम लगभग सारी प्रॉपर्टीज खत्म करके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ जाएंगे। तो रिवाइज करके आना बेटा, अच्छे से पढ़ करना, रोज साथ के साथ नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करना। ये आप लिखते जाओ, साथ साथ जो भी आपकी स्लाइड्स में लिखा हुआ होता है वो आपके बेस्ट नोट्स हैं, उन्हें प्रॉपर नोट डाउन करो बेटा। नोट्स जिसके कंप्लीट होते हैं, नोट्स जितने अच्छे होते हैं, उतना ज्यादा पढ़ने का मन करता है, उतना ज्यादा रिवीजन करने का मन होता है। और अगर सिस्टमैटिक नोट्स नहीं होते बेटा तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जिस तरीके से आपने पीरियोडिक टेबल में शानदार परफॉर्म किया था मेरी क्लास में, नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में आपने शानदार परफॉर्म किया था, हमने पीवाईक्यू सेशन रखे थे, लाइव सेशन रखे थे, तुम लोग बहुत अच्छे से आंसर्स रिस्पॉन्ड करते थे, केबीडी खेला था कौन बनेगा डॉक्टर। तो वो फिर से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है और हम लोग करेंगे सब लोग साथ में मिलकर, बट डिपेंड करता है बेटा आपके एफर्ट्स पे। आप 100% दोगे, मैं 200% दूंगी, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी और इनऑर्गेनिक ऑन द टिप्स हो जाएगी। तो आज का होमवर्क आई थिंक आपको क्लियर है। मिलेंगे बेटा कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड stay motivated.